हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविज़न्स। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान भी दिए गए हैं कि अगर हमारी कंट्री के लिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन या कोई किसी भी आस पड़ोस की कंट्रीज़ के साथ अगर कोई टेंशन का माहौल है या कोई वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो उस सिचुएशन में को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, या फिर स्टेट के साथ अगर कोई टेंशन बन जाती है तो वो कैसे हमारी गवर्नमेंट को हैंडल करनी चाहिए। तो वो सब प्रावधान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो ये जो प्रोविज़न्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में दिए गए हैं, और जो इसमें आर्टिकल कवर होते हैं 352 से 360 तक आर्टिकल इसमें हमारे कवर होते हैं। जो इमरजेंसी के प्रोविज़न्स हैं, हमने 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वहाँ से हमने बोरो किए हैं। ये इनेबल करते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशन हमारी कंट्री के लिए क्रिएट हो जाती है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है, सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही आ जाती है और स्टेट का पूरा कंट्रोल सेंटर के हाथ में चला जाता है। तो एक तरह से इमरजेंसी क्या होती है, हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है जो हमारी कंट्री का, उसको यूनिटरी में कन्वर्ट कर देती है। हमने पढ़ा था कि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हमारी पावर्स है, जितनी भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो सब सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। ये फेडरल स्ट्रक्चर में होता है। लेकिन यूनिटरी में क्या होता है, सारी की सारी पावर सेंटर्स के पास होती है। तो इमरजेंसी के दौरान यही होता है कि सेंटर ही पावरफुल हो जाती है, सभी स्टेट्स का कंट्रोल सेंटर के हाथ में चला जाता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब 3 तरह की इमरजेंसी के प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो उनमें से 3 जो प्रोविज़न है वो है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के जितने भी प्रोविज़न दिए गए हैं वो आर्टिकल 352 के अंदर दिए गए हैं। और इसमें क्या है, कहा गया है कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज़ थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी इंडिया की सिक्योरिटी को कोई ख़तरा है, या इंडिया के किसी भी पार्ट की सिक्योरिटी को कोई ख़तरा है, किसी भी वॉर की वजह से, या किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कंट्री के बाहर की नेशंस के साथ अगर कोई टेंशन है, या आर्म्ड रिबेलियन यानी कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। अब जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो हमारा हमने ऊपर पढ़ा अभी, आर्म्ड रिबेलियन एक वर्ड, ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं था। इससे पहले जो वर्ड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंटरनल डिस्टर्बेंस दिया गया था, जिसको 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत रिमूव कर दिया गया और आर्म्ड रिबेलियन को ऐड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। जब उन्हें कैबिनेट रिटर्न रिकमेंड करती है इमरजेंसी लागू करने के लिए, तभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, 1978 तक जैसे 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी, उसमें क्या था कि जो हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया था इमरजेंसी लागू करने के लिए। उन्होंने कैबिनेट को बाद में इन्फॉर्म किया था। तो दैट वाज द मिस यूज़ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी। तो उसके बाद 44th जो अमेंडमेंट हुआ 1978 के अंदर, उसमें कहा गया कि पूरी कैबिनेट जब रिटर्न में प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी तभी वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। एक अकेले प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन उन्हें नहीं माननी चाहिए। जो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है उसको चैलेंज किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब बात आती है कि प्रोक्लेमेशन कौन कौन से हाउसेस में अप्रूव कराना ज़रूरी है, कैसी मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए, कितना टाइम पीरियड है।
तो अगर नेशनल इमरजेंसी में बात करें हम, तो स्पेशल मेजॉरिटी की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ प्रोक्लेमेशन को पास कराना ज़रूरी होता है, और विद इन 1 मंथ, यानी जब वो प्रोक्लेमेशन इशू किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो 1 महीने के अंदर उसको अप्रूव करना होता है दोनों हाउसेस को। और एक बार अगर ये अप्रूव हो जाता है तो 6 मंथ के लिए नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, कोई पीरियड मेंशन नहीं किया गया कि मैक्सिमम इतने टाइम तक इसको रखा जा सकता है। और लेकिन इसके लिए हर 6 मंथ में पार्लियामेंट को ये अप्रूव कराना होता है इस प्रोक्लेमेशन को। अब इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं नेशनल इमरजेंसी के? स्टेट गवर्नमेंट इनएक्टिव हो जाती है, वो सस्पेंड नहीं होती पूरी तरह से। उसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो सेंटर के कंट्रोल में चले जाते हैं। सेंटर ही है जो स्टेट लिस्ट पे फिर लॉ बनाएगी, और जो लॉ स्टेट सेंटर बनाती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर, वो अगर इमरजेंसी अगर ख़त्म हो जाती है तो उसके 6 मंथ के बाद वो लॉ भी अपने आप रद्द हो जाते हैं। और इसमें क्या है, लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा मिसप्रिंट हो गया, ये लोकसभा और लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है स्टेट की, उनको ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी उनका जो नॉर्मल टेन्योर जो होता है वो 5 इयर्स का होता है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान ये बढ़ ही जाता है। जब तक इलेक्शंस नहीं होते इमरजेंसी नहीं हट जाती। हाँ, सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी अपनी मर्ज़ी से भी वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट भी अगर रिकमेंड करती है वापस लेने के लिए, तब प्रेसिडेंट को लेना पड़ता है, उनकी विल हो या ना हो। 3 बार हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है अब तक। 1962 के अंदर लगी थी जब इंडिया का चाइना के साथ वॉर चल रहा था, 1971 के दौरान लगी थी जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर था, और 1975 जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस उन्होंने रीज़न दिया था, उसके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी। उसके बाद जो आर्टिकल है सस्पेंड होते, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे सस्पेंड होते हैं इमरजेंसी के दौरान, उसमें 2 आर्टिकल्स में वो मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 358 के अंदर मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 19 के जितने भी 6 राइट्स हैं वो सस्पेंड होंगे, और जो आर्टिकल 359 है वो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन के बारे में आर्टिकल 359 में बताया गया है। आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। जो ये फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन का जो आइडिया है वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। नेक्स्ट टाइप जो है इमरजेंसी का, वो है स्टेट इमरजेंसी। इसी स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। एक्चुअली जो मोस्ट कॉमन आर्टिकल इसके लिए वो 356 है, बट एक आर्टिकल 365 भी है जिसके तहत स्टेट इमरजेंसी लागू की जा सकती है। आर्टिकल 356 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी कब लागू कर सकते हैं, कि अगर कोई भी स्टेट उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, तो वो 356 के तहत उस स्टेट में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। और आर्टिकल 365 में बोला गया है कि अगर कोई भी स्टेट है वो सेंटर के बनाए गए रूल या उन्होंने अगर कोई डायरेक्शन दी है स्टेट को, उसको मानने में फेल हो रही है, उसके साथ काम नहीं कर रही है, तो भी पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं उस स्टेट के अंदर। इसको भी दोनों हाउसेस में अप्रूव कराना ज़रूरी होता है इसके प्रोक्लेमेशन को, लेकिन इसमें जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 2 महीने का दिया गया है। 2 मंथ के अंदर जो भी प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है उस डेट के बाद 2 मंथ्स के अंदर इसको अप्रूव कराना होता है, लेकिन ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ अप्रूव किया जा सकता है। और एक बार अगर स्टेट इमरजेंसी लग जाती है उसको 6 महीने तक कंटिन्यू रखा जाता है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मैक्सिमम पीरियड मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो 3 इयर्स का है।
उसके बाद भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता, उसके भी प्रावधान दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी अगर ये होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन अगर ये डिक्लेयर कर दे कि भी उस स्टेट में अभी इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, अभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है स्टेट के अंदर कि इलेक्शन कराए जा सकते हैं, तो 3 इयर्स के बाद भी उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। प्रेसिडेंट जब चाहे इसको वापस ले सकते हैं, उन्हें अगर ये सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ स्टेट में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस्टेब्लिश हो गया है, तो वो प्रेसिडेंट इसको वापस ले सकते हैं और इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम पे जब स्टेट इमरजेंसी लागू करते हैं, तो वो गवर्नर को अपॉइंट कर, यानी गवर्नर को ये अथॉरिटी देती है कि उनके बिहाफ पे वही स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे और उनकी हेल्प के लिए वो जिन जिन अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करते हैं वो गवर्नर की हेल्प करते हैं। पार्लियामेंट ही पास करती, कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव बिल हो गया या स्टेट बजट होगा वो पार्लियामेंट के अंदर ही पास किया जाएगा। और कोई भी लॉ जो इमरजेंसी के दौरान लागू किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, वो प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद भी इनऑपरेटिव नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे चलता रहेगा। जबकि नेशनल इमरजेंसी में था कि कोई भी लॉ अगर इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट में बनाया गया है, तो वो आफ्टर 6 मंथ जब इमरजेंसी हट जाती है उसके 6 मंथ के बाद वो अपने आप इनऑपरेटिव हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो कानून प्रेसिडेंट रूल के दौरान बनता है वो ऑपरेशन में रहता है, चाहे इमरजेंसी हट जाए चाहे नहीं। अगर फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो इंडिया में फ़र्स्ट टाइम पंजाब के अंदर लगा था, ये 1951 के अंदर लगाया गया था। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप हमारा इमरजेंसी का, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको आर्टिकल 360 के तहत लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 360 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि हमारी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ख़तरा है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। इसको भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में सिंपल मेजॉरिटी के साथ अप्रूव कराना ज़रूरी होता है। इसके लिए भी कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है कि कितने टाइम पीरियड तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके लिए रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि हर 6 मंथ के बाद पार्लियामेंट को फिर से अप्रूव कराना होता था उस प्रोक्लेमेशन को, लेकिन इसमें रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। प्रेसिडेंट इसको कभी भी इसको वापस ले सकते हैं और इसके लिए भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है वापस लेने के लिए। इसमें क्या होता है, सेंटर के पास फुल कंट्रोल आ जाता है। जो स्टेट के भी अगर जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो सब सेंटर के हाथ में चले जाते हैं और सेंटर चाहे तो स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है कि भी किन्हीं भी जो पर्सन ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। 1991 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस ज़रूर हुए थे, बट दैट वाज नॉट इमरजेंसी। तो थैंक यू, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये आप काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।